पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं ज्योत्सना पाटनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। टर्की पालन लघु सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्वरोजगार का अच्छा विकल्प। सरसों की 1 माह की फसल अवस्था पर किए जाने वाले विभिन्न कर्षण कार्य। जाड़े के मौसम में बकरी के मेमनों की देखरेख। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के पक्षी टर्की का पालन किया जाता है, पर अब इसका पालन लगभग पूरे देश में हो रहा है। विपरीत परिस्थितियों तथा कम संसाधनों में इस व्यवसाय का संचालन कैसे किया जाए, इसी पर आधारित है पंतनगर संवाददाता वीरेश सिंह की ये रिपोर्ट। कुक्कुट पालन में गिरनी फाउल, बत्तख पालन, बटेर पालन एवं टर्की पालन लघु व सीमांत किसानों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टर्की पालन के बारे में। टर्की पालन मुख्यतः मांस के लिए किया जाता है। सीमांत किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि टर्की पालन में आहार, आवास व रोग प्रबंधन पर खर्च मुर्गी पालन की तुलना में बहुत ही कम आता है। इसलिए हमारे किसान भाई इस व्यवसाय की ओर काफी आकर्षित हुए हैं। तो किसान भाइयों, टर्की पालन के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको मिलवा रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर CV सिंह से। टर्की पालन सामान्यतः मांस उत्पादन के लिए जो है प्रचलित है, और इस व्यवसाय को लघु एवं सीमांत किसान अपना करके काफ़ी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। और ख़ासकर वो क्षेत्र जहां प्रोटीन के स्रोतों की कमी और कुपोषण की एक समस्या होती है, तो वहां प्रोटीन के स्रोतों की आपूर्ति करने में और कुपोषण की समस्या के समाधान करने में टर्की पालन जो है एक लाभकारी या एक अहम भूमिका निभा सकता है। टर्की सामान्यतः मांस या सफ़ेद मांस के लिए पॉपुलर होती है, और इसका अभी जो है हम अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी नई साल पर या क्रिसमस दिवस पर जो है काफ़ी मांग रहती है उसमें जो है। और अपने भारत देश में भी जो है इसको नई साल और क्रिसमस दिवस पर जो है काफ़ी पॉपुलर रूप में या काफ़ी प्रचलित रूप में जो है इसकी मांग को जो है देखा गया उसमें जो है। टर्की की सामान्यतः अगर हम प्रजातियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें लार्ज वाइट, स्मॉल वाइट और ब्रॉन्ज 3 प्रजाति काफ़ी पॉपुलर या काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। और इनमें जो ब्रॉन्ज प्रजाति है वो काफ़ी अच्छी प्रजाति है, इसमें वृद्धि दर काफ़ी अच्छी होती है, और मांस उत्पादन की दर जो है वो स्मॉल वाइट प्रजाति की तुलना में काफ़ी अच्छी पाई जाती है उसमें जो है। लार्ज वाइट जो प्रजाति है वो भी काफ़ी अच्छी प्रजाति है उसमें, और उसको हम जो मांस उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छे रूप में
पाल करके काफ़ी अच्छा लाभ उससे हम जो है अर्जित कर सकते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः इसमें जैसे 28 दिन का होता है, तो इसमें ब्रूडिंग अवस्था में चूजों की देख रेख जो है मुर्गी के चूजों की तुलना में अधिक की आवश्यकता पड़ती है। चूजे बहुत ही नाजुक होते हैं और शुरू वाली अवस्था में वो दाना और पानी ग्रहण करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं, तो उनको शुरू के 2 से 4 दिन तक एक एक चूजे को पकड़ करके हमें फीडिंग और वाटरिंग वो करानी चाहिए उसमें जो है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो खाना और पानी जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। ब्रूडिंग के दौरान इसमें अच्छी वृद्धि के लिए जो है संतुलित आहार या स्टार्टर फीड जो है उसमें हमें देना चाहिए, और स्टार्टर फीड में प्रोटीन परसेंटेज जो 22 से 23% सामान्यतः होती है, तो उसी तरह का हमें जो है फीड वो उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ब्रूडिंग के दौरान मृत्यु दर कम और वृद्धि दर जो है वो अधिक रहे उसमें जो है। इसमें 8 सप्ताह बाद इसमें ग्रोइंग स्टेज आ जाती है, और 8 सप्ताह बाद इसमें सामान्यतः हमें जो ग्रोअर फीड जो है, और ग्रोअर फीड में जो है 18 से 20% जो है इसमें प्रोटीन होनी चाहिए, तो वो ग्रोअर फीड हमें जो उपलब्ध कराना चाहिए। 12 सप्ताह बाद इसमें हमें जो लेयर फीड वो देना चाहिए, उसमें 16 से 18% जो है इसमें प्रोटीन परसेंटेज होनी चाहिए उसमें जो है। तो सामान्यतः टर्की पालन को और लाभकारी बनाने के लिए हमें आयु के अनुसार संतुलित आहार उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक होता है। टर्कियों को अगर हम जो है मांस के साथ साथ जो अंडा उत्पादन या बैकयार्ड रूप में अगर पालना चाहते हैं, तो उनको हम संतुलित आहार में बचाव करने के साथ साथ खुले में अगर हम छोड़ते हैं या कुछ हरे चारे के रूप में हम उनको, जैसे बरसी में रिजका है या क्लोवर है और दूसरी पेरिनियल बहुत सारी ग्रासेज हैं उसमें जो है, अगर उनको हम संतुलित आहार के साथ में थोड़ा सा अगर उपलब्ध कराते हैं तो चारा एक तो संतुलित बनता है, पौष्टिक बनता है, और जो संतुलित आहार पे 75-80% जो खर्च हो रहा है वो हमारी कीमत भी जो है कम होती है उसमें जो है। और इसमें सामान्यतः है इसमें वृद्धि दर के दृष्टि से हम देखें तो इसमें जो वयस्कता आयु होती है उसमें 8 किलो से लेकर के 12 किलो तक मैक्सिमम बॉडी वेट होता है, और अगर मांस के लिए हमें टर्की पालन करना है तो इसमें हमें बाजार की उपलब्धता की भी सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए उसमें जो है। और क्योंकि अगर पक्षी हमारा जो है उचित आयु पर जो विक्रय नहीं हो रहा है और वो फार्म पे ही रुक जाता है, तो उसमें उस समय जो खाद्य ग्रहण क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है, और उसमें रेशियो में या उस अनुपात में उसमें जो है वृद्धि दर जो है वो कम होती है। इसलिए जो है जब मांस पालन के लिए या मांस उत्पादन की दृष्टि से टर्की पालन किया जाए तो इसमें हमें जो है मार्केट की उपलब्धता को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए उसमें जो है। टर्की में जैसे खासकर सामान्यतः बहुत सारे रोग जो मुर्गी पालन में होते हैं वो बीमारी इसमें घातक नहीं होती हैं। किसान इस व्यवसाय को अपना करके अच्छी आय अर्जित करना चाहते हैं वो आराम से इस व्यवसाय को अपना सकते हैं, और इसके प्रशिक्षण है तो अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो जानकारी लेना चाहते हैं तो पंतनगर विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक कुक्कुट फार्म है वहाँ से वो प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म, फीड से संबंधित जानकारी या और किसी विषय से जानकारी वो ले सकते हैं। दूसरा जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, वहाँ के आसपास के जो किसान भाई हैं वो उस संस्थान से जो जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ से उनको जर्म प्लाज्म और दूसरी तकनीकी बिंदुओं पर जानकारी वो आराम से मिल सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 8 लाख हेक्टेयर सरसों की बुआई हो चुकी है और ये फसलें खेतों में 20 से 40 दिनों की अवस्था पर हैं, जिनमें से समय समय पर बहुत से प्रबंध कार्यों को करना है। परंतु कैसे, देखिए इस प्रस्तुति के माध्यम से। रबी मौसम की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बुआई प्रदेश के अधिकतर किसान भाइयों ने नवंबर माह में संपन्न कर ली होगी। जो सरसों की फसल बढ़वार अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें कुछ आवश्यक सस्य कार्यों को करना नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार की गई लापरवाही के कारण खरपतवारों की अधिकता, पोषक तत्वों की कमी एवं सिंचाई के अभाव में फसल की बढ़वार रुक जाएगी तथा दूसरी तरफ कीट रोगों का प्रकोप देखा जाएगा, जिसके कारण उपज में भारी गिरावट हो जाएगी।
अतः इस प्रकार की समस्या न आए, इस हेतु सरसों की फसल में कौन कौन से सस्य क्रियाओं को अपनाएं, इस हेतु हम आपको मिलवा रहे हैं कृषि ज्ञान केंद्र बरेली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह से। किसान भाइयों के खेतों में इस समय सरसों की फसल 15-20 दिन से लेकर 35 से 40 दिन की हो गई होगी। किसान भाइयों को इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो इसकी क्रांतिक अवस्थाओं में निगरानी, देखभाल और उनके नियंत्रण को वैज्ञानिक तौर तरीकों से करना है, ताकि वो अपनी इस सरसों की फसल से गुणवत्ता युक्त उत्पाद ले सकें और जो तेल है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो सके। इसमें सबसे पहली बात यह है कि यदि फसल उनकी 15 से 20 दिन की हो गई है तो सबसे ज़रूरी है कि पौधों से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर कर दें, निराई गुड़ाई करके या उखाड़कर बिरलीकरण की क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि फसल सिंचाई चाह रही है तो 30 से 35 दिन के बाद पहली सिंचाई करें और ये देख लें कि सिंचाई के बाद भी एक निराई गुड़ाई किसान भाई अवश्य करें। और सरसों में एक क्रांतिक अवस्था होती है, ख़ास तौर से जब सिंचाई किसान भाई करते हैं। तो देखिए, इसमें फूल आते समय और फलियों में दाना भरते समय ये दो क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यदि इन दोनों क्रांतिक अवस्थाओं में खेत में नमी नहीं है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई करते समय ध्यान रखें खेत में ज़्यादा पानी न भरे, इससे जो है नुकसान होता है, जड़ों का विकास कम होता है। कभी कभी दूसरी सिंचाई में फसल जो है वो गिर भी जाती है, इसलिए हल्की सिंचाई करें हवा के अनुसार। इस समय पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किसान भाइयों ने किया होगा, जो कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास के साथ साथ सल्फर का प्रयोग भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रत्येक परिस्थिति में किसान भाइयों को करना चाहिए। यदि ये प्रयोग उन्होंने अंतिम बुवाई के समय नहीं किया है तो उनको फोलियर स्प्रे के रूप में सल्फर का प्रयोग, या बेटेबल सल्फर उन्हें नहीं मिलता है तो दानेदार सल्फर को पहली सिंचाई में, निराई गुड़ाई में मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए, ताकि गुणवत्ता युक्त तेल उनको प्राप्त हो सके। देखिए, इस समय जो हमारी सरसों की फसल है उसमें ख़ास तौर से देखा है कि इसमें आरा मक्खी है या बालदार सूढ़ी है। जहाँ तक आरा मक्खी का सवाल है, ये कत्थई और काले रंग की होती है, चमकीली, और ये पत्तियों को किनारों से काटकर पूरी तरह से कभी कभी जो है पत्ती से के बिना पेड़ को बना देती है। इसके अलावा जो दूसरी बालदार सूढ़ी है उसके भी जो है बहुत सारे पहले अंडे देती है पत्तियों के निचले सिरे पर, और उसके बाद जैसे कि नारंगी और कत्थई और काले रंग के धब्बे युक्त ये जो है पूरे शरीर पर इसके बाल होते हैं। ये सूढ़ी पूरे पत्ते को छेद बनाकर खाती है। इन दोनों कीटों की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में सर्वे कर लें कि यदि 3% से अधिक पत्तियां इससे प्रभावित हैं तो इनके नियंत्रण की ज़रूरत है। नीम का तेल 0.15% के 2 लीटर को आप जो है 1 एकड़ या 5 लीटर को 1 हेक्टेयर में 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि स्प्रे कर देंगे तो भी इन सूढ़ियों से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम में आगे आपसे और चर्चा करेंगे। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस, रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी
फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में जाड़े के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। ऐसे में बकरी पालकों को बकरी के मेमनों को ठंड से बचाने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, आइए इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कार्यक्रम के इस अंश से। बकरी पालन व्यवसाय काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बकरियों की देखभाल के साथ साथ हम उनके नवजात बच्चों की भी देखभाल करें, जिससे भविष्य में इनके मांस एवं दूध उत्पादन से लाभ लिया जा सके। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बकरी पालक नवजात बच्चों के आहार, आवास एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से नवजात बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उनकी असमय मौत हो जाती है और ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। अतः यदि आप भी बकरी पालन कर रहे हैं तो नवजात बच्चों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। छोटे बच्चों पर अगर शुरू से अपन सावधानी रख देंगे, ध्यान रखेंगे, तो बड़े होकर अच्छी माँ बनेंगे और अच्छे नर पशु बनेंगे। तो इसके लिए किसान भाई मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बच्चे पैदा हो तो पैदा होने के बाद अगर बच्चा आधा घंटा से खड़ा होकर माँ का दूध नहीं पीता है तो आप खुद उस बच्चे को खड़ा करके अपनी माँ के पास ले जाना चाहिए और दूध पिलाना चाहिए। उस दूध को बोलते हैं खीस, माँ का प्रथम दूध होता है। उस दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो बच्चों को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। साथ ही बच्चा अच्छा तैयार हो जाता है तो 3 दिन तक ये खीस का प्रभाव रहता है। तो बच्चों को जितना अपना वजन होता है उसका 10वां हिस्सा उसको खीस प्रतिदिन पिलाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे दूध की मात्रा कम करते हुए 6 महीने तक दूध बराबर पिलाना चाहिए। उसके साथ साथ जब बच्चा लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है तब वो दाना बाटा और बकरी का बच्चा पत्तियाँ वगैरह खाना शुरू कर देता है, तो उसको 50 से 100 ग्राम दाने की मात्रा प्रतिदिन होनी चाहिए और 2 से 3 लीटर उसको साफ सुथरा पानी होना चाहिए। उसके साथ साथ पेट में कीड़े मारने की जो दवाई आती है एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, नीलजोन, उसको जैसे बॉडी वजन के हिसाब से उसको देना चाहिए ताकि पेट के कीड़े मर जाते हैं। और शुरू से अपन जब एक बार पेट में कीड़े मारने की दवा देते हैं उसके बाद 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, जब साल भर हो जाता है और जब बच्चा 6 महीने के बाद हो जाता है तो वैक्सीनेशन जैसे खुरपका, मुंहपका, इनका टीका लगाना चाहिए ताकि 1 साल तक इनमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और एक अच्छे स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। और बाहर अगर जुएं, चिचड़े हैं जो खून चूसते हैं जिससे बकरी कमज़ोर हो जाते हैं, उन चिचड़ों को मारने के लिए ब्यूटॉक्स, टिकिल, इनकी बॉडी का पोछा लगा देना चाहिए ताकि सारे कीड़े मर जाते हैं। उसके साथ साथ निमोनिया, जो निमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो किसान भाई को निमोनिया के लिए बचने के लिए जहाँ भी बच्चे रखे हैं वहाँ नीचे गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हो रहा तो बोरी का टाट बिछा देना चाहिए ताकि वो सूखी जगह में रहे। जो लकड़ी के छबले होते हैं उसे ढक देना चाहिए और गाय भैंस के बच्चे हो तो उसके ऊपर बोरी के तप्पड़ बांध देना चाहिए ताकि उनको शरीर में गर्मी पड़ सके, निमोनिया से बच सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी माँ का दूध उसको धीरे धीरे घटाते जाते हैं और बाटे की मात्रा, चारा दाना, और 1 महीने से 1.5 महीने के बाद उसको 1 से 2 किलो हरा चारा जैसे रिच का है, बरसी में, वो अपन खिला सकते हैं। और बकरियों की बात अपन करते हैं तो बकरियां लगभग 10 से 12 महीने की हो जाती है, लगभग 20 से 22 किलो के बीच में हो जाती है, तब उसको प्रथम बार ज्ञापन कराना चाहिए। उस समय उनका शरीर का भार उनके अनुकूल हो जाता है और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होता है, माँ का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैंने जो आपको सभी बातें बताई है, अगर आप किसान भाई इस चीज़ को आप करोगे तो आपके छोटे बच्चे, जो मादा होगी एक अच्छी माँ बन सकती है, अगर नर है तो बड़े होकर प्रजनन के लिए अच्छे होंगे और आपकी मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह कुछ इस प्रकार है।
गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश लगभग साफ रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में और गिरावट होने के कारण अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम तापमान 6.5 से 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, रात्रि में ठंड का प्रकोप और बढ़ जाने, सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने, सुबह हवा में नमी 92 से 95%, दोपहर के बाद हवा में नमी 35 से 42% के मध्य रहने, हवा 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमानों में लगातार हो रही गिरावट एवं संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई गेहूं की बुआई इस सप्ताह भी जारी रखें। धान की देर से कटाई अथवा गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं की मध्य देर से बोई जाने वाली मुख्य किस्में यूपी 2748, HD 3059, WH 1021, यूपी 2425, यूपी 2526, यूपी 2338 आदि में से किसी किस्म की बुआई इस सप्ताह करें। बीज दर कुछ बढ़ाकर लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। जिन किसान भाइयों की जमीन की मिट्टी में अधिक नमी हो तथा उसमें धान की फसल की कटाई भी देर से की गई हो, उन खेतों में जीरो टिलेज पद्धति द्वारा गेहूं की बुआई करने की सलाह दी जाती है। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई होगी, अतः संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर इस क्रांतिक अवस्था पर पहली सिंचाई करें, बाद में 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। ओट आने पर हैंड हो की सहायता से गुड़ाई करें। मसूर की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहेगा, अतः किसान भाई पंत मसूर 5, पंत मसूर 6, पंत मसूर 7 अथवा पंत मसूर 8 में से किसी किस्म की बुआई इस सप्ताह समाप्त करें। मटर की 40-45 दिनों की फसल में छिड़काव विधि द्वारा हल्की सिंचाई करें। चने की फसल में निकाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। ऐसे शुष्क एवं साफ मौसम में लाही की फूल एवं फलियां बनने की अवस्था की फसल में किसी भी प्रकार के कीट लगने की कोई संभावना नहीं है, अतः किसान भाई किसी प्रकार के रसायन का छिड़काव न करें। दिन के समय धूप खिली रहने तथा पश्चिम दिशा से कम गति की हवा बहने के कारण आम के पेड़ों में जमीन की सतह से तने द्वारा कढ़ी कीट या मिलीबग के चढ़ने की पूर्ण संभावना है, अतः किसान भाई बचाव हेतु पेड़ों के मुख्य तनों के चारों ओर जमीन की सतह से 1 मीटर ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 400 गेज मोटी प्लास्टिक की पट्टी बांधें। पट्टी के किनारे नीचे की तरफ ग्रीस का लेप लगाएं। प्याज के बीज की बुआई इस सप्ताह समाप्त कर लें। तापमानों में लगातार हो रही गिरावट के मद्देनजर पशुपालक सभी प्रकार के पशुओं को रात्रि के समय अंदर बांधना जारी रखें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। आगे और भी रोचक जानकारियां बाकी हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है नंदगांव मथुरा से दिवाकर राणा ने। आप जीरा की खेती करना चाहते हैं और इसकी बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। डॉक्टर एमएल मेरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी। जीरे के लिए सबसे पहले यानी कि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किस्म चयन का ध्यान रखना चाहिए। जीरे में जो उन्नत किस्में हैं RZ19 है, RZ209 और GC4 है, गुजरात जीरा 4। तो इसके लिए जीरे के बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम नाम की फंजीसाइड दवा काम में ली जाती है, जो जीरे में 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको अच्छी तरह मिला के बुआई के लिए काम में लिया जाता है। या फिर दूसरी दवा एक आती है अपने जो ट्राइकोडर्मा आता है, 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। और जीरे में जहां दीमक का ज़्यादा या कीट का प्रकोप है वहां पर एक इमिडाक्लोरपिड नाम की कीटनाशक दवा है जो 7.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में ली जा सकती है। किसान भाइयों, आप पहले इसको बीज के अच्छी तरह मिलाते हैं ताकि वो उसके बीज के ऊपर चिपक जाए, और अच्छी तरह मिलाने के लिए इसको मटकी या और किसी बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह हिला दिया जाना चाहिए ताकि उसकी पूरी परत बीज के ऊपर चढ़ जाए। उसको अच्छी तरह चढ़ जाने के बाद आप बीज की बुआई सीड्रिल के द्वारा, अक्सर किसान भाई जीरे की खेती करते हैं वो छिड़काव विधि से करते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरे की खेती है जो छिड़काव विधि से नहीं करनी चाहिए, इसको सीड्रिल के माध्यम से अपन कतारों में बुआई की जा सकती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में अच्छी तरह की जा सकती है। और कतारों में बुआई करने के लिए सीड्रिल में फर्टिलाइजर कम सीड्रिल दोनों होती है, जो बीज और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक वो एक साथ डाल के इसकी बिजाई ट्रैक्टर के द्वारा की जा सकती है। तो किसान भाइयों, जीरे की फसल के लिए कितना खाद दिया जाए वो भी एक महत्वपूर्ण है। पहले आप मिट्टी की जांच करा के उसके हिसाब से जीरे में कितना खाद या फर्टिलाइजर उर्वरक डालना चाहिए ये जांच अवश्य करवानी चाहिए। और जीरे में उर्वरक के लिए किसान भाइयों 30 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके लिए पोटास और फास्फोरस की तो पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले यानी कि बीज के साथ सीड्रिल के साथ बिजाई करके दी जा सकती है। और शेष आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है तो जीरे की फसल करीब 35-40 दिन की हो पहली सिंचाई के साथ छिड़क के देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो मैंने जीरा उत्पादन की जो उन्नत तकनीक बताई है, ये तकनीक अपनाकर आप अधिक से अधिक उत्पादन या पैदावार ले सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।